अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम आईकेप का बिजनेस फाइनेंस डिस्कशन का समर 2018 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मनी मार्केट हेज और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और पूरा सवाल मैं जो गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको उसको गो थ्रू करिएगा, समझिएगा कि मैं कहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ और बहुत अटेंटिव रहिएगा। और इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा और इसकी आपको वर्किंग सेपरेटली मिल जाएगी, उसकी फ़िक्र ना करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना 100% फोकस बातों को समझने पे लगाएं ताकि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी मार्केट हेज रिवाइज भी हो जाए और अगर नहीं भी पढ़ा तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 जून 2018। आपने एज्यूम करना है कि इस सवाल के लिए जो आज की डेट है वो 30 जून 2018 है। अकीक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड APL is an independent power producing company. Today APL has signed an agreement with a German company Fisher PLC for purchase and installation of a new coal-fired power plant in Karachi. The payment will be made in accordance with the following schedule. तो भाई एक कंपनी है, उसने एक पावर प्लांट परचेज किया है, पेमेंट का शेड्यूल आपको दिया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेएबल ऑन 31st of August 2018, अमाउंट इन USD 3 million. Second and final installment payable on 31st December 2018, 12 million USD. Total payments as per agreement 15 million USD. सर क्या ये करेंसी हेजिंग का सवाल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि आज 30 जून है, आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है कुछ महीनों बाद। एक पेमेंट हो रही है जुलाई और अगस्त यानी कि 2 महीनों बाद और एक पेमेंट हो रही है 6 महीने बाद, और आपने पेमेंट जो करनी है वो फॉरेन करेंसी में करनी है। जब आपने पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी होती है तो आपको इस चीज़ का डर होता है कि फॉरेन करेंसी कहीं महंगी ना हो जाए। अगर महंगी हो गई तो मुझे ज़्यादा डॉलर्स के लिए ज़्यादा PKR देने पड़ेंगे और इसीलिए आप हेजिंग करते हो। The management of APL wants to protect the above payments against adverse movement in foreign exchange rates and is considering the use of currency futures. Currency futures की टेक्निक अब आप ब्रीफली जानते हो। करेंसी फ्यूचर्स में आप 2 अप्रोचेस यूज़ करते हो, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर, और उसके हिसाब से आप गेन या लॉस ऑन फ्यूचर्स मार्केट करते हो। आप अपनी ट्रांजैक्शन को जो ट्रांजैक्शन का डेट है उसके स्पॉट रेट पर कंडक्ट करते हो। फ्यूचर्स के ख़रीदने और बेचने या बेचने और ख़रीदने से जो गेन या लॉस हो जाता है उससे आप अपनी हेजिंग करते हो। एंड और मनी मार्केट फॉर हेजिंग, यहाँ पर मनी मार्केट हेजिंग अप्लाई हो रही है। मनी मार्केट हेजिंग में 2 केसेस होते हैं, एक पेमेंट वाला होता है, एक रिसिप्ट्स वाला होता है। यहाँ पर आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, और कुछ डेटा आपको और दिया हुआ है। टुडेज स्पॉट एक्सचेंज रेट फॉर 1 USD इज इक्वल्स टू रुपीज 116। टुडेज स्पॉट रेट का मतलब 30 जून। आज $1 116 रुपयों का है। मैं हेजिंग क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे आज पेमेंट नहीं करनी है, मुझे पेमेंट करनी है एक बार 31 अगस्त को, एक बार 31 दिसंबर को। मुझे इस चीज़ का डर होता है कि आज $1 116 रुपये में मिल रहा है। व्हाट इफ के जिस दिन मुझे पेमेंट करनी होगी उस दिन $1 120, 125, 180, 200, 300 PKR का ना हो जाए। अगर डॉलर महंगा हो गया तो मुझे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। आज $1 खरीदने के लिए 116 रुपये मुझे देने हैं, लेकिन अगर बाद में $1 200 रुपये का हो गया तो $1 खरीदने के लिए 200 रुपये देने होंगे। और मुझे एक बार $3 मिलियन की पेमेंट करनी है और मुझे एक बार $12 मिलियन की पेमेंट करनी है, तो जब मैं बाद में डॉलर खरीदने जाऊंगा और वो महंगे मिलेंगे तो मेरा नुकसान होगा। मैं यूँ सोचूंगा ना कि आज 116 का था, जब मैंने पेमेंट करी तब 125 रुपये या 130 या 150 या 200 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, मैंने महंगा ख़रीदा। इसी चीज़ को हमें हेज करना होता है, ठीक है जी। तो टुडेज स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी कि 30 जून 2018 का जो स्पॉट एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो आपको दिया हुआ है, ये पहली बात है। करेंसी फ्यूचर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ USD 100,000। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, उन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है।
यहाँ पर US डॉलर 1 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, यानी कि आप लाख के मल्टीपल में करेंसी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो। अच्छी बात यहाँ पर है ये कि आपको जो दोनों पेमेंट्स करनी है ना, वो एक 3 मिलियन है और एक 12 मिलियन है। यानी कि अगर 3 मिलियन को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 लाख से, तो भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डेसिमल में नहीं आएंगे। 12 मिलियन को भी अगर 1 लाख से डिवाइड कर देता हूँ तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डेसिमल में नहीं आएंगे, और जब वो डेसिमल में नहीं आएंगे उसका मतलब ये है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से मैं चल सकूंगा। मसला तब होता है, मिसाल के तौर पर सुनिएगा जरा गौर से, लेट से आपको 2 लाख डॉलर पे करने हैं, 1 लाख डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आप 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीद दो। मसला तब होता है जब मिसाल के तौर पर मुझे 2,25,000 डॉलर्स की पेमेंट करनी है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ता कि क्या 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लूँ 1-1 लाख वाले, या 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लूँ और 75,000 डॉलर्स किसी तरह से वापसी करे जाए। इस सवाल में ये चीज़ टेस्ट नहीं हो रही है। जिस सवाल में होगी हम उस सवाल में उस वक्त देखेंगे। इस सवाल में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे, 3 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 लाख और 12 मिलियन डिवाइडेड बाई 1 लाख। आप देख रहे राउंड नंबर्स में आएंगे, राउंड ऑफ होकर आएंगे, तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। इस सवाल में इस चीज़ की टेस्टिंग नहीं हो रही है। अगर मुझे 3 मिलियन डॉलर्स पे करने हैं और 1 लाख डॉलर्स का 100,000 डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे 30 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होंगे। एज सिंपल एज दैट। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं कि क्या यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स से कोई डेसिमल वाली वैल्यू आएगी या नहीं। हाँ, जब आएगी तब हम देखेंगे, उस सवाल में देख लेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने जब बताया ना आपको भी कि 2,20,000 रुपये पे करने हैं, अब 1 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब मैं लाख रुपए की हेजिंग करवा सकता हूँ, या 2 लाख डॉलर्स की हेजिंग करवा सकता हूँ, या 3 लाख डॉलर्स की हेजिंग करवा सकता हूँ। 2.25 लाख की तो हेजिंग करवा ही नहीं सकता, वो प्रॉब्लम वाला केस होता है। Following are today's prices of available future currency contracts। सर ये today's का क्या मतलब है? आज फ्यूचर करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कितने का है ये मतलब है, ठीक है। आज का मतलब 30 जून 2018 को फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, तो उसका रेट क्या है। अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये आपके पास जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सितंबर के हैं और एक दिसंबर के, ये महीने के आखिर में जनरली एक्सपायर होते हैं, और जनरली ये मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपके पास करेंसी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आज है ना, वो एक US डॉलर 116.50 का सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, और दिसंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 118.4 का है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक वीडियोस में आपने सीखा होगा बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, इस तरह की हमने कुछ बातें करी थी। उसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए अभी आज के दिन 1 डॉलर कितने का है, आज के दिन 1 डॉलर 116 PKR का है। आपको किस चीज़ का डर है कि ये डॉलर महंगा ना हो जाए। तो अगर स्पॉट रेट इंक्रीज होगा, गौर से सुनना, अगर स्पॉट रेट इंक्रीज होगा तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है ना वो भी इंक्रीज होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये 116.50 है, प्रोबेबली ये कुछ दिनों बाद महंगा हो जाएगा। सितंबर 18 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 30 सितंबर वाले दिन इसको सेटल करना पड़ेगा। अब अगर आज आपने ख़रीदा है बाद में बेच दें, आज आपने बेचा है बाद में ख़रीद लें, और इस तरह से आप इसको जो है वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। आज ओपन करें पोजीशन और बाद में अपनी पोजीशन को क्लोज करें। ये कुछ ऐसी बातें जो हमने फ्यूचर्स के लेक्चर्स में पढ़ी थी। 5% margin is payable on the future transaction which is adjustable at the time of final settlement. Future contracts can mature at the end of the month only. सर ये क्या है 5% margin is payable? अच्छा देखिए, होता क्या है कि फ्यूचर की ट्रेडिंग में जो है ना, जब आप फ्यूचर्स की पोजीशन ओपन करते हो तो जो फ्यूचर का आप कहने के एक्सचेंज है, यूँ समझ लें, या डीलर है, ठीक है ना, आसान लफ्ज़ों में, वो आप भाग ना जाओ इसलिए आपसे जो है ना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप ले लेता है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, भाई मुझे 5% का सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। 5% मार्जिन इज पेएबल ऑन द फ्यूचर ट्रांजेक्शंस विच इज एडजस्टेबल एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि तुम आज अगर लेट से कोई बोलता है कि मुझे आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 116.50 का, इसका जो भी 5% बनता है ना वो मुझे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा। अच्छा, अगर आज मैंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है, बाद में मैं अगर सेल करूँगा तो जब पोजीशन क्लोज करूँगा तो वो रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई फीस है या कोई प्रीमियम है या कोई ऐसी वैल्यू है जो मुझे वापस नहीं मिलेगी या एडजस्ट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
ये जितना पैसा आज आप दे रहे हो उतना ही पैसा आपको वापस मिल जाएगा, या अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको घर से नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिया जाता है? ताकि आप भाग ना जाओ। ये एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो। ये इसी तरह से कि आप किराए का अगर घर लेते हो तो जनरली जो टर्म्स होती हैं वो ये होती हैं कि आप 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो और 3 महीने का एडवांस देते हो। 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या सर फिर हमें वापस नहीं मिलता? नहीं, आप जब जगह खाली करते हो, घर खाली करते हो, तो आपको वापस मिल जाता है। तो सर लिया क्यों जाता है? लिया इसलिए जाता है क्योंकि 1 महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब एडवांस रेंट पूरा हो गया फिर तुम किराया ही नहीं दो, तो किराया ही नहीं दोगे तो वो जो जिसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो उसमें से एडजस्ट करेगा ना कि तुम 1 महीने का किराया नहीं दिया, 2 महीने का नहीं दिया, और तीसरे महीने बोलेगा खाली करो भाई तुम जगह, तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पूरे होने लगा है, या तुमने कोई तोड़ फोड़ कर दी। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप है, तो मार्जिन जो है वो आप आज दे रहे हो, ठीक है, लेकिन वो उसने लिखा हुआ है कि फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि प्रीमियम रीमियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीस दे दी और गई, मिल जाएगी वापस। लेकिन सर एक बात है ना कि अगर हम आज मार्जिन देते हैं तो हमारी जेब से आज पैसा जाएगा, वो पैसा कहीं और लगाकर कुछ कमा सकता, वो नहीं कमा पाऊंगा। हाँ, ये वाला फैक्टर ज़रूर है। देखिए, अगर आप यहाँ पर पैसे देंगे तो यहाँ पर पैसे देने की वजह से क्या होगा कि आप वो पैसे कहीं और नहीं लगा पाएंगे और उससे जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है उसको हमें देखना होगा। आगे डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल टू APL आर एज फॉलोज। डिपॉजिट अगर मैं करेंसी PKR यानी कि पाकिस्तान में पैसे डिपॉजिट करवाता हूँ तो 6% का रिटर्न बनता है, बोरोइंग्स करता हूँ तो 8% का जो है वो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। USD में अगर मैं डिपॉजिट करवाता हूँ तो 4% का मुझे रिटर्न मिलता है और 6% का मुझे बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये वाली वैल्यूज़ हमें देनी है ताकि हम अपना मनी मार्केट हेज वाला जो एरिया है वो कवर कर सकें। रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायरमेंट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। एडवाइस विच हेजिंग ऑप्शन शुड APL अडॉप्ट इफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स एट 31st of August 2018 and 31st of December 2018 are rupees 116.60 and 118.50 रिस्पेक्टिवली। आपसे वो ये पूछ रहा है कि क्या कंपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हेजिंग करवाए या मनी मार्केट के थ्रू, मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू हेजिंग करवाए। अगर ये एक्सपेक्टेड है कि 31 अगस्त के दिन वाला स्पॉट रेट, आज हम 30 जून को है, हम नहीं जानते कि 31 दिसंबर को क्या स्पॉट रेट होगा, सॉरी 31 अगस्त को क्या होगा या 31 दिसंबर को क्या होगा, लेकिन वो कह रहा है एज्यूम कर लो कि अगर मुझे ये पता हो या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 31 अगस्त वाले दिन जो एक्सचेंज रेट होगा वो 116.60 हो जाएगा और 31 दिसंबर वाले दिन का जो स्पॉट रेट होगा वो अगर 118.50 हो जाएगा, तो आप हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जाना चाहिए या मनी मार्केट हेज के थ्रू जाना चाहिए? अब एक बार तो आप इसी सवाल को अच्छे से दोबारा से रीड करेंगे आगे बढ़ने से पहले, ठीक है जी। अब जब आप रीड कर लेंगे 1 से 2 बार तो आप अपनी वीडियो को आगे देखेंगे। चले जी आगे देखते हैं। मैंने कुछ वर्किंग्स करी हुई है, मैं इन वर्किंग्स को आपको समझाता हूँ। करके रखने का फ़ायदा ये है कि हम थोड़ा सा जो है वो टाइम को सेव कर लें। देखिए आपके पास फ्यूचर्स, पहले हम फ्यूचर्स पर फोकस करते हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने स्ट्रेटेजी लिखी हुई है बाय नाउ एंड सेल लेटर। बाय नाउ सेल लेटर, अभी खरीदो बाद में बेचो। एक्सपेक्टेशन USD विल बिकम एक्सपेंसिव। देखिए हमें किस चीज़ की हेजिंग करनी है, हमें इस बात का डर है कि कहीं US डॉलर महंगा ना हो जाए। तो जब US डॉलर महंगा ना हो जाए, ये चीज़ हमें हेज करनी है, तो हम आज खरीदते हैं बाय नाउ सेल लेटर, ठीक है, यानी कि हम बाद में मुनाफा कमाकर या प्रॉफिट के दामों उसको बेचेंगे। अब पहली इंस्टॉलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट थी 31 अगस्त वाली और उसी से रेलिवेंट मैं वर्किंग कर रहा हूँ। स्टेप 1, बाय सितंबर फ्यूचर्स टुडे। आज आप सितंबर के फ्यूचर्स खरीद लोगे। अब यहाँ पर आपके 2-3 सवाल हो सकते हैं। सर ट्रांजैक्शन तो 31 अगस्त वाले दिन है, ट्रांजैक्शन तो 31 ऑफ अगस्त वाले दिन है, हम सितंबर के फ्यूचर्स क्यों खरीद रहे हैं? देखिए आप अपनी ट्रांजैक्शन के फौरी बाद वाला पहला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हो। आपने सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है आज के दिन, आज का दिन है 1 जुलाई और 31 अगस्त वाले दिन आप इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दोगे। 31 अगस्त को जब आप इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दोगे तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर गेन कर रहे होगे। वापस से रिपीट करता हूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज खरीदेंगे 1 जुलाई वाले दिन, सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और वैल्यू है 116.50। 31 अगस्त वाले दिन अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए उसको बेच देंगे। हम 30 सितंबर तक का वेट नहीं करेंगे, 31 अगस्त को हम उसको बेचकर और एक गेन को रियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 2 काम होंगे, बाय नाउ सेल लेटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए
और जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है, जो ओरिजिनल 3 मिलियन की अमाउंट है, वो स्पॉट रेट्स पर कन्वर्ट होगी। अब सर इसकी किस तरह से वर्किंग होगी, थोड़ा सा हमें समझाएं। देखिए मैंने स्टेप लिख दिए। स्टेप नंबर 1 मैंने लिखा कि बाय सितंबर फ्यूचर्स टुडे, आज आप फ्यूचर्स खरीद लें। स्टेप नंबर 2, सेल सितंबर फ्यूचर्स एट ट्रांजैक्शन डेट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस एज इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि 31 अगस्त वाले दिन जो सितंबर के फ्यूचर्स होंगे उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। 31 अगस्त वाले दिन आप अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचेंगे, तो आखिर किस रेट पर बेचेंगे वो वैल्यू नहीं दी हुई आपको। आज के दिन सितंबर के फ्यूचर्स की क्या वैल्यू है वो बताई हुई है। 31 अगस्त वाले दिन यानी कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उनकी क्या वैल्यू होगी ये नहीं बताई हुई है, और ये वैल्यू आपने एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस यानी कि आपने खुद कैलकुलेट करनी होगी। सर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए आप अपने पास इस तरह का टेबल बना लेंगे। सर इस टेबल को थोड़ा सा समझाएं। 30 जून 2018 आज का दिन, 30 जून 2018 आज का दिन, ये एक हेडिंग डाल दीजिएगा टुडे। 31 अगस्त 2018 ट्रांजैक्शन वाला दिन, ट्रांजैक्शन हमारी 31 अगस्त को है, और 30 सितंबर जिस दिन फ्यूचर एक्सपायर हो रहा है या फ्यूचर की जो आखिरी दिन है, ठीक है। ये 3 डेट्स कैसे आएंगी, आज के दिन, ट्रांजैक्शन डेट और फ्यूचर्स का आखिरी दिन। सितंबर के फ्यूचर्स हैं वो 30 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा कि अगर सितंबर के फ्यूचर्स है ना, अगर सितंबर के फ्यूचर्स हैं तो सितंबर के फ्यूचर्स की 30 सितंबर वाले दिन की वैल्यू, 30 सितंबर वाले दिन की वैल्यू उतनी ही होगी जितना स्पॉट है, और इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। इस डिफरेंस को हम बेसिस कहते हैं। पहले मैं 30 सितंबर को दोबारा समझा दूं। 30 सितंबर वाले दिन 30 सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू और 30 सितंबर वाले दिन 30 सितंबर का स्पॉट रेट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मुझे नहीं पता कि स्पॉट रेट उस दिन कितना होगा, मुझे ये नहीं पता कि फ्यूचर प्राइस कितनी होगी, लेकिन मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ऊपर वाली वैल्यू अगर 117 होगी, नीचे वाली भी 117 होगी। ऊपर वाली वैल्यू अगर 118 होगी, नीचे वाली वैल्यू भी 118 होगी। ऊपर वाली वैल्यू 120 होगी तो नीचे वाली भी 120 होगी, और इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। ये एक चीज़ हो गई। अब टुडे पर आ जाते हैं। टुडे में मैंने स्पॉट रेट 116 कहाँ से लिखा, सवाल में दिया हुआ था कि आज का स्पॉट रेट 116 है, और आज का सितंबर फ्यूचर्स का जो रेट है वो 116.50 है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बेसिस कहते हैं, जो कि 0.50 है, ठीक है। आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है सवाल में, आज के फ्यूचर्स की प्राइस दी हुई है सवाल में, और इन दोनों के बीच का जो फर्क या डिफरेंस होता है वो 0.5 है, ये इसको हम बेसिस कहते हैं। फिर आगे सबसे मेजर वर्किंग, ठीक है। ये वर्किंग कैसे करी है सर, 116.60 तो सवाल में दिया हुआ था। सवाल ने रिक्वायरमेंट के साथ हमें कहा कि आप एज्यूम करना कि जो 31 अगस्त वाला दिन है उस दिन का जो स्पॉट रेट होगा वो 116.60 होगा। तो मैंने 116.60 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। जो 31 अगस्त वाले दिन का स्पॉट रेट है वो 116.60 है, वो मैंने सवाल में से लिख दिया। अब गौर से सुनिएगा, आज एक यूएस डॉलर 116 का है। 31 अगस्त वाले दिन के स्पॉट रेट के हिसाब से ये महंगा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो जाएगा। 116 वाला 116.60 का स्पॉट मार्केट में हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि फ्यूचर्स की प्राइस और स्पॉट की प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अगर स्पॉट की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फ्यूचर्स की प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो ये 116 आपने लिख दिए। जब आपने 116 और 116.60 लिख दिए, ये भी आपके पास था, ये भी आपके पास था, फिर आप कैलकुलेट करते हो अपनी अनएक्सपायर्ड बेसिस। अनएक्सपायर्ड बेसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, गौर से सुनिएगा। आपको पता था 30 जून वाले दिन स्पॉट और फ्यूचर का डिफरेंस 0.5 है। 30 जून वाले दिन स्पॉट और फ्यूचर्स का डिफरेंस 0.5 है। फिर आपको ये भी पता था 30 सितंबर को ये डिफरेंस 0 हो जाएगा, और हम एज्यूम करते हैं कि बेसिस लीनियरली डिमिनिश करती है। लीनियरली डिमिनिश करने का मतलब ये है कि हर महीने एक बराबर डिक्रीज आएगा। आप 30 जून पर हैं, 30 जून से 30 सितंबर कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने पूरे। तो आपको पता है 0.5 जो है ना, 0.5 3 महीने में 0 बन जाएगा। 0.5 3 महीने में 0 बन जाएगा। तो 0.5 को आप 3 से डिवाइड करते हैं, एक महीने में कितना डिक्रीज आएगा ये पता चल गया। और 31 अगस्त को एक ही महीना बाकी रहेगा। 31 अगस्त वाले दिन, 31 अगस्त से 30 सितंबर कितना टाइम होता है, एक महीना होता है। तो कितनी बेसिस बाकी होगी, 0.17। यानी कि 0.5 जो है ये 30 जून को है,
अगर कोई पूछता कि ये 30 जुलाई को कितना हो जाएगा, 31 जुलाई को कितना हो जाएगा, तो मैं इसमें से 0.167 माइनस करता, फिर ये 31 अगस्त को कितना हो जाएगा, दोबारा वही अमाउंट माइनस करता, और फिर दोबारा वही अमाउंट माइनस करता। एक और तरीका अनएक्सपायर्ड बेसिस को ढूंढने का क्या है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 जून 18, उसके बाद अगली डेट अगले महीने का एंड है 31 जुलाई 18, उसके बाद अगले महीने का की तारीख है 31 अगस्त 18, उसके बाद अगला महीना जो है उसका एंड है 30 सितंबर 18। ये लिख लिया आपने? बिल्कुल लिख लिया। आज बेसिस कितनी है, 0.50 है। 30 सितंबर को क्या होगी, 0 होगी। कितने महीने बाद 0 होगी, 1 2 3, 3 महीने बाद 0.50 हो जाएगा। तो इसका मतलब हर महीने कितना चेंज आएगा, हर महीने 0.16667 का चेंज आएगा। इसका मतलब ये 0.5 पहले बार इतने से कम होगा, हर महीने इतने से कम होगा ना, 3 बार होना है इसने कम, ये कम हुआ। फिर दूसरी बार ये वाली वैल्यू दोबारा इससे कम होगी, और फिर तीसरी बार ये वाली वैल्यू दोबारा इसी वैल्यू से कम होगी। ठीक है, इसमें से अगर आप 0.1667 माइनस कर देते हैं तो 0 पर आ जाते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपके पास जो है ना, आप अपनी बेसिस अनएक्सपायर्ड बेसिस की वर्किंग कर सकते हो। अब आपके पास क्या क्या है, सुनिएगा गौर से। अनएक्सपायर्ड बेसिस है, बिल्कुल सर अनएक्सपायर्ड बेसिस है। ये 0.17 आपको निकालना सिखाया मैंने, ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ था। सर ये कैसे आएगा, एज अ बैलेंसिंग फिगर, एज अ बैलेंसिंग फिगर। एक चीज सर, अगर ये स्पॉट इंक्रीज हुआ है, अगर स्पॉट इंक्रीज हुआ है तो फ्यूचर भी इंक्रीज होगा। पहली चीज याद रखिएगा, अगर स्पॉट इंक्रीज हुआ है, अगर स्पॉट 116 से 116.60 पर गया है तो फ्यूचर भी इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, बेसिस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो अगर ये 116.60 है और इन दोनों का डिफरेंस 0.17 होना चाहिए, तो ये 116.77 होना चाहिए। ठीक है जी, आप इन दोनों को ऐड भी करके निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज याद रखनी है, फ्यूचर्स की प्राइस 116.50 थी, वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि स्पॉट भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस 0.17 होगा, तो सिर्फ 116.77 ही ये हो सकता है, जिस केसेस में 116.77 और 116.60 का डिफरेंस 0.17 बने। येलो कलर वाली चीजें या तो दीनी है या तो आपने कैलकुलेट करी, और ये एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढा। ये क्या है सर, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस है। ये वो फ्यूचर्स की प्राइस है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 31 अगस्त वाले दिन, जिस दिन मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, उस दिन एक फ्यूचर का, सितंबर का जो फ्यूचर होगा वो मार्केट में कितने पर ट्रेड हो रहा होगा। सितंबर का फ्यूचर मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 31 अगस्त वाले दिन 116.77 का ट्रेड हो रहा होगा। सर मुझे फायदा कैसे होगा, मैंने अभी खरीदा है 116.50 का, बाद में बेचूंगा 116.77 का। देखिए यहाँ पर मैंने ग्रॉस गेन कैलकुलेट किया है। बाय नाउ सेल लेटर हमारी स्ट्रेटेजी थी ना, तो हमने बाय किया 116.50 में, हम सेल करेंगे ट्रांजैक्शन डेट पर क्लोज करने के लिए अपनी पोजीशन को 116.77 में, तो 0.17 का हमें 0.27 का हमें ग्रॉस गेन आ रहा है। इसके बाद सर बोरोइंग कॉस्ट भी कोई चीज़ है, बिल्कुल। पहले आप इसको समझ लें, यहाँ तक वीडियो को पॉज कर कॉपी कर लें, आराम से चीज़ें देख लें। अब चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है। देखिए मैंने आपको ये कहा था ना कि आपको जो है वो मार्जिन डिपॉजिट करवाने के लिए 5% आपको मार्जिन डिपॉजिट करवाना है, और उसके लिए कहीं से आपको पैसे लेने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, और तो ये मार्जिन इटसेल्फ तो एडजस्टेबल है, लेकिन मेरे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं। उसके लिए मैं अगर लोन लेता हूँ तो लोन की परसेंटेज है 8%, ठीक है। और मार्जिन किस तरह से भाई यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि आपने 116.50 का जब फ्यूचर पोजीशन ओपन करी, 116.50 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो डीलर ने बोला इसका जो भी 5% बनता है उतना मेरे पास जमा करवा दो। वो मैंने कहीं से बोरो किया, इतने फंड्स 116.50 का 5% जो भी अमाउंट बनता है वो कहीं से बोरो किया। जहाँ से बोरो किया उनको मुझे 8% का एक बोरिंग कॉस्ट देनी है, और ये बोरिंग कॉस्ट 2 महीने के लिए देनी है। 2 महीने के लिए क्यों? क्योंकि आज 30 जून पर खड़ा हुआ हूँ, जुलाई और अगस्त में मैं अपनी डील को क्लोज कर दूंगा, तो ये जो डीलर होगा ये मुझे मार्जिन रिफंड कर देगा। ये डिपॉजिट था, 31 अगस्त को जब मैं डील को क्लोज कर दूंगा, पहले बाई किया था, अब सेल कर क्लोजिंग हो जाएगी, तो ये मुझे मेरा डिपॉजिट रिफंड कर देगा। तो डिपॉजिट मेरी कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये 2 महीने के लिए डिपॉजिट के लिए पैसे कहीं से लिए और उस पर बोरिंग दी, उसकी कॉस्ट मुझे चार्ज करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में, तो वो मैंने यहाँ पर 0.08 चार्ज करी। नेट गेन मेरे पास जो आ रहा है वो 0.27 माइनस 0.08 यानी कि 0.19 का आ रहा है। टोटल गेन जो फ्यूचर्स मार्केट में मुझे हासिल होगा, मैं 31 अगस्त वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 3 मिलियन टोटल अमाउंट था। 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 0.19, 3 मिलियन टोटल अमाउंट है यूएस डॉलर्स का।
हर डॉलर पर 0.19 का गेन है, तो ये आपका टोटल गेन है 567,000 का। एक्चुअल ट्रांजैक्शन 31 अगस्त वाले दिन के स्पॉट रेट पर कंडक्ट होगी और 3 मिलियन रुपए हैं वो 116.60 जो उस दिन का स्पॉट रेट है उस पर चेंज होंगे, तो 349,800,000 ये अमाउंट जो है वो मेरे जेब से जाएगी पेमेंट करने के लिए। अच्छा, नेट पेमेंट क्या होगी, आपने इसमें से इसको माइनस क्यों किया, 567,000 मेरा गेन है, 567,000 मेरा फ्यूचर्स मार्केट पर गेन है, मेरी हेजिंग की वजह से कुछ कॉस्ट की सेविंग्स है। जब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे शायद स्पॉट पर लॉस हो रहा हो, स्पॉट पर मुझे 3 मिलियन रुपए यूएस डॉलर खरीदने के लिए 116.60 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बाय और सेल कर रहा था तो उस पर मुझे जो गेन हुआ उससे मेरी नेट कॉस्ट कम हो गई, तो ये मेरी नेट पेमेंट है 349,233,000। अब आ जाते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पर। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है उसमें भी बाय नाउ सेल लेटर सेम अप्रोच अप्लाई होगी। अभी हम खरीदेंगे दिसंबर के फ्यूचर्स, ये होना चाहिए बाय दिसंबर फ्यूचर्स। दिसंबर के आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदोगे। सर क्यों दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदोगे, इसलिए क्योंकि सेकंड पेमेंट आपने कब करनी है, दिसंबर में करनी है, तो सितंबर की फ्यूचर्स तो सितंबर के आखिर में क्लोज आउट हो जाएंगे, वो आपकी हेजिंग आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट वो खरीदना होता है जो आपकी ट्रांजेक्शन डेट या उसके बाद। अच्छा, सेल दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगेन ये दिसंबर होगा, सेल दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट ट्रांजेक्शन डेट, तो आप वही बाय नाउ सेल लेटर करेंगे। ये आज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। आज के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो 118.40 के थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आज के दिन दिसंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 118.40 का है। अच्छा, सवाल कहते हैं कि 31 दिसंबर का जो स्पॉट रेट होगा वो 118.50 का होगा, तो मैंने यहाँ पर 118.50 लिख दिया। और इस केस में फ्यूचर्स की वैल्यू भी इतनी आई, यस, इसलिए क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो फ्यूचर्स का आखिरी दिन होता है उस दिन स्पॉट का रेट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का रेट सेम होता है। तो अगर स्पॉट का रेट 118.50 है तो फ्यूचर्स का रेट भी 118.50 होगा, या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हो कि बेसिस जीरो होगी, बेसिस जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। अब अगर ये जीरो है और ये 118.50 है तो ये भी 118.50 होगा। अगेन सेम स्ट्रेटेजी, क्या होगा भाई, अच्छा जी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं। आपने जो है वो बाई किया होगा, आपने जो है वो सेल किया है 118.50 में, और ख़रीदा कितने में था भाई, आपने ख़रीदा था आपने 118.40, ठीक है जी। तो 0.1 का गेन हुआ, 118.50 का बेच रहे हो, 118.40 का ख़रीदा था, ये गेन हुआ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेन वही लॉजिक, 118.4 जब मैंने इनिशियली अपनी पोजीशन ओपन करी तो मार्जिन मुझे 5% पे करना पड़ा, उस मार्जिन के अमाउंट को बोरो करने के लिए 8% पे बोरोइंग करनी पड़ी, और इस बार 6 महीने इसलिए क्योंकि अगर मैं 1 जुलाई से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड गिनता हूँ तो वो 6 महीने का बनता है, तो ये मेरी कॉस्ट गई। इस बार पता है क्या हो गया, इस बार मुझे नेट लॉस हो गया। ऐसा कैसे, फ्यूचर्स पर जो गेन हुआ वो 0.1 था, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मार्जिन के लिए मैंने बोरोइंग करी थी उस पर जो कॉस्ट पे करी वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या हुआ कि 0.14 का पर डॉलर लॉस हो गया। 12 मिलियन डॉलर्स जिसकी हमने हेजिंग करवाई थी 0.14 के 0.14 के हिसाब से फर्दर 164100600 का लॉस हुआ। ये मेरी कॉस्ट को बढ़ा देगा, ये मेरी जो कॉस्ट है उसको फर्दर इंक्रीज कर देगा। सर क्या ऐसा होता है, बहुत रेयरली, लेकिन हो सकता है कि आप हेजिंग के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट के लिए जाओ, सच एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाओ, बाय नाउ सेल लेटर का सोचो, लेकिन आपको फ्यूचर की ट्रांजैक्शन पर नेट लॉस हो जाए, बट इट इज़ रेयर, लेकिन हो तो सकता है ना। तो आपकी जो कॉस्ट बन रही थी वो फर्दर इंक्रीज हो गई। सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, 12 मिलियन डॉलर्स से 118.50 31 दिसंबर का स्पॉट रेट है उस पर कन्वर्ट किया है, ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई, ठीक है जी। तो ये हमने अपने पास फ्यूचर्स डिस्कस किया, एक ये वैल्यू है सेकंड हमारी जो इंस्टॉलमेंट है उसकी, और एक ये वैल्यू है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी। जब आप कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो इन वैल्यूज़ के बारे में आप ज़रूर लिख रहे होंगे, तो इन वैल्यूज़ को जो है वो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ आपको काम आएंगी। इन वैल्यूज से आप कंपैरिजन करोगे मनी मार्केट हेज का। अब आ जाते हैं मनी मार्केट हेज की डिस्कशन के लिए। पेमेंट का केस हो सकता है या रिसिप्ट का केस हो सकता है। मनी मार्केट हेज में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर पेमेंट का केस है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो मैं ये काम करूँगा। क्या काम करूँगा, मैं PKR बोरो करूँगा, आज ही PKR को डॉलर्स में कन्वर्ट करूँगा और उनको इन्वेस्ट कर दूँगा ताकि वो ग्रो होकर जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पर उससे मैं पेमेंट कर सकूँ। मनी मार्केट हेज के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के केसेस को सेपरेट लेसन्स में डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर मकसद ये है कि सवाल सॉल्व किया जाए।
मनी मार्केट हेज के लिए आपको बोरिंग और डिपॉजिट के रेट्स चाहिए होते हैं और वो सवाल में आपके सामने डिपॉजिट और बोरिंग्स के दोनों रेट्स दिए हैं। अब आप करेंगे क्या, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 3 मिलियन की। 3 मिलियन कब पे करने हैं, 3 मिलियन आज से 2 महीने बाद पे करने हैं। 3 मिलियन आज से 2 महीने बाद पे करने हैं। तो मैं आज क्या करूं, आज मैं इतने पैसे यूएस डॉलर डिपॉजिट अकाउंट में रख देता हूं कि वो ग्रो कर 3 मिलियन हो जाए। आज मैं इतने पैसे यूएस डॉलर डिपॉजिट अकाउंट में रख देता हूं कि वो ग्रो कर 3 मिलियन हो जाए और उससे पेमेंट हो जाए। तो आज मुझे यूएस डॉलर डिपॉजिट अकाउंट में कितने पैसे डालने होंगे, 2980132। सर ये कैसे पता चला, फ्यूचर वैल्यू के लिए S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT यूज करोगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT यूज करोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस RT, R यानी कि रेट ऑफ डिपॉजिट 4% है। अगर यूएस डॉलर का डिपॉजिट रेट देखें 4% है और 2 महीने के लिए डिपॉजिट करना है। तो मैंने ये देख लिया कि भाई अगर मैं कहीं पर पैसे डिपॉजिट करता हूँ, आज कितने पैसे डिपॉजिट करूँ कि वो इंटरेस्ट के साथ या उसकी डिपॉजिट की अर्निंग्स के साथ 3 मिलियन हो जाएंगे और मैं अपनी पेमेंट कर सकूँगा। तो मुझे आज 2980132 जो है वो डिपॉजिट करना है। अब ये अगर पैसे चाहिए तो आज PKR को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना होगा, तभी मिलेंगे। आज का PKR का रेट क्या है, आज का PKR का एक्सचेंज रेट 116। तो ये डॉलर्स खरीदे मैंने 116 रुपये पर लोकली। अब मैंने जब ये डॉलर्स लोकली खरीदे तो जाहिर है मुझे PKR चाहिए, PKR दूंगा तो डॉलर मिलेंगे। 116 का आज का रेट है, यानी कि 30 जून का रेट है। 30 जून वाले दिन मैं डॉलर्स खरीद कर बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, डॉलर डिपॉजिट अकाउंट में, ताकि वो 3 मिलियन हो जाएंगे। तो आज मुझे खरीदने पड़ेंगे, जो डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे उनके लिए मुझे इतने कितने 3 4 5 6 9 5 3 6 4 PKR चाहिए। अब ये PKR 2 महीने के लिए अगर मैं बोरो करता हूँ कहीं से, जो मेरे ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड है, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट लगेगी S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। ये अमाउंट मैंने बोरो किया, 2 महीने बाद ये बोरोड अमाउंट और इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT अप्लाई होगा और यहाँ पर अप्लाई होगा बोरोइंग का रेट। आप 8% पर बोरो करोगे 2 महीने के लिए, तो आपके पास ये पूरी अमाउंट बन जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको इतने PKR चाहिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज सिमिलर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के केस में आपको 12 मिलियन रुपए चाहिए, 6 महीने बाद पेमेंट करनी है। आज के कितने बनते हैं वो आपने डिस्काउंट कर देख लिया, तो वो 11764 समथिंग बन जाते हैं। ये यूएस डॉलर्स आज आप डिपॉजिट कर दोगे तो 6 महीने में 12 मिलियन हो जाएंगे, आप अपनी पेमेंट कर सकोगे। ये यूएस डॉलर्स क्योंकि आपको आज चाहिए, ये यूएस डॉलर्स क्योंकि आपको आज के दिन चाहिए, तो अगर आपको ये यूएस डॉलर्स आज के दिन चाहिए तो आज के ये 116 के हिसाब से कितने PKR बनते हैं, 1364705 PKR बनते हैं। ये PKR आपको चाहिए होंगे ताकि आप इसको इतने डॉलर्स में कन्वर्ट करवाओ और वो 12 मिलियन हो जाए और आप पेमेंट कर सको। ये हमने मनी मार्केट एज के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो भाई मुझे ये बोरिंग करनी पड़ेगी 6 महीने के लिए। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT के हिसाब से मैंने ये देख लिया कि इस अमाउंट को बोरो करने की और इसको रिटर्न करने की और इसकी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी मिलाकर मुझे 1419294 पड़ेगी। तो अब दो चीज़ें, एक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक मनी मार्केट हेज है, एक आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, एक आपके पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। एक समरी का अगर मैं टेबल बना दूँ तो मैं समरी का टेबल कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। और मैं इसमें क्या करूँगा, अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पहली ट्रांजैक्शन की हेजिंग करता हूँ तो मेरा नेट आंसर बन रहा था ये वाला। अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपनी दूसरी ट्रांजैक्शन की हेजिंग करता हूँ ये बन रहा है। अगर मैं मनी मार्केट हेज के ज़रिए पहली ट्रांजैक्शन की हेजिंग करता हूँ ये बन रहा है। और अगर मैं मनी मार्केट हेजिंग के ज़रिए दूसरी ट्रांजैक्शन की हेजिंग करता हूँ ये अमाउंट बन रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन के लिए मेरी सजेशन होगी कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाएं, वो कम है। दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए मेरी सजेशन होगी कि हम मनी मार्केट हेज के लिए जाएं। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें, एटलीस्ट 2 बार देखें और पॉज कर देखना है आपने, ताकि आप हर चीज़ को लिखें, नोट करें, समझें, इस पास पेपर को सामने रखें, इस स्प्रेडशीट फाइल को सामने रखें, इस एक्सेल फाइल को सामने रखें और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अगर फिर भी कोई सवाल हो मुझे आप व्हाट्सएप पर तंग कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।